हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा दुनीवाल और आज हम वापस आए हैं चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप वाइश आईएएस के बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें और भी सब्जेक्ट्स को की आपको एनसीईआरटी की फुल बुक कंप्लीशन मिल जाएगी। और दिस वाज ऑन अ हाई डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स दैट वाइश आईएएस हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। तो आई होप आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा एंड यू विल बिगिन विद इट। ओके, अब वैश आईएएस से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब और जीमेल पे आप मेल भी डाल सकते हैं जिसमें आप अपना क्वेरी रखिए एंड यू विल बी रिस्पॉन्डेड बैक जल्दी से। ओके, और उससे ज़्यादा बेटर होगा व्हाट्सएप पे डायरेक्टली 7200681675 पे डायरेक्टली आप टेक्स्ट ड्रॉप करिए एंड वैश सर विल बी डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग यू। आप इन प्लेलिस्ट के अलावा वाइश आईएएस आपको पेड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है। सो आप ये कर सकते हैं, आप जितनी भी फ्री प्लेलिस्ट हैं आप उनको पढ़िए। और जो वाइश आईएएस का टेस्ट सीरीज डिजाइन है वो इस मैनर में डिजाइन है दैट स्टूडेंट कंफर्ट पे भी डिजाइन है और यूपीएससी स्टैंडर्ड्स पे भी डिजाइन है। ओके, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, आप वैश का टाइम टेबल देखिए जिसमें यू विल कम टू नो कि हाँ आप प्लेलिस्ट वगैरह कवर करते हुए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पे करना होगा। और आपको टेस्ट सीरीज की अगर और जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और बाकी अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। वीडियो को कंप्लीट होने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ यू लाइक इट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट करी थी द अर्थ, जिसमें हम चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने थियरीज एंड ऑल पढ़ी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेसिक ओके आया है एंड वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू कि आप और रिस्पॉन्स दिखाएंगे, बट फॉर अ स्टार्ट इट्स ओके। हमने जो प्रॉमिस किया है वाइश ने दैट वी विल कंप्लीट इट एज पर योर रिस्पॉन्स, हम वो कंटिन्यू करेंगे। और बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, बाकी भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ओके, तो हमने यूनिट 2 स्टार्ट की थी द अर्थ, और यूनिट 2 में हमने जो स्टार्ट किया था हमने इसके एवोल्यूशंस, थ्योरीज वगैरह पढ़े थे। ओके, एंड ठीक है, हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। देखो, बहुत बेसिक पे आ जाओ। अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं ज्योग्राफी की, यूपीएससी स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप एक चीज मान के चलिए कि जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, जो इच्छा, जो एक चीज को जानने की इच्छा है ना, वो आएंगे क्वेश्चंस कि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के अंदर क्या है, बाहर क्या है। ठीक है, तो ये सब हम इस इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे कि अर्थ की क्या लेयरिंग है, अर्थ के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो जानने से पहले, अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ से हमने ये जाना। हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने कैसे जाना इसको। तो ऑफकोर्स सी बात है, उन्होंने कोई सोर्स लिया होगा, उन्होंने कोई चीज ली होगी। सोर्स से मतलब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की होगी, उन्होंने कुछ स्टडीज की होगी, बहुत सारी मेहनत लगी होगी, जिसको जानकर उन्होंने कैटेगराइज किया होगा कि ठीक है ये चीजें ऐसे होती है, फिर जाके वो एक कंक्लूजन पे आए होंगे। एग्जैक्ट वर्ड हम कंक्लूजन यूज नहीं कर सकते, बट उन्होंने आगे हमारी फर्दर ईज के लिए कि हमें समझ आए उसके लिए उन्होंने सोर्सेस और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत सिंपलर मैनर में सर्व करा है। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर इंटीरियर पढ़ना है तो भाई, अगर आपने इंटीरियर पढ़ा है, आपको जानना है, तो ऑफ कोर्स कुछ इसके सोर्सेज होंगे जहां से ये पता लगता है कि अच्छा अर्थ के अंदर ये है। तो हम सबसे पहले वो सोर्सेज देखेंगे। देखो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, इसमें क्या होता है, हमने दो कैटेगराइजेशन किए हुए हैं, हमने मतलब एनसीईआरटी ने डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज में तो होता है कि हाँ आप उसकी स्टडी करो, यू विल गेट टू नो कि हाँ सर मतलब अर्थ इज ऑफ दिस काइंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस रॉक। सरफेस रॉक से आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पता चलता है। हम आगे आगे हम ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक क्या होता है। तो सरफेस रॉक आपको बताती है डायरेक्ट सोर्स है कि ठीक है अर्थ के इस लेयर पे इस टाइप का रॉक है, तो आपको सरफेस ऑफ रॉक से पता चल जाएगा कि ठीक है इस प्रोसेस से ये रॉक बनी है। फिर उसके बाद आता है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये भी एक डायरेक्ट सोर्स है जिससे हमको इंटीरियर ऑफ अर्थ पता चलता है। इसमें क्या करते हैं कि आप डीप ओशन ड्रिल करते हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर ऑफ रॉक्स पे जाते हैं,
जिस लेयर पे जैसा एविडेंस मिलता है उसको उस टाइम स्केल या उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन में क्या है, जैसे कि वॉल्केनो कम्स टू द सरफेस, वो मैग्मा जो होता है, ठीक है, उसकी स्टडी से पता चल जाता है कि ओके अगर अर्थ के अंदर से कोई मटेरियल निकल के आ रहा है तो वो किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आप एनालिसिस करके भी पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जैसे कैसे हम देखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, जैसे जैसे ये चेंज होते जाते हैं हमें पता लगता है कि ठीक है अर्थ का सोर्स ऐसा रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्स ये है कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मीडियम चेंज होता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होती है, कभी कभी वेलोसिटी भी हम देखते हैं, हम वेलोसिटी को भी मेजर करके हम वो मेजर करते हैं। तो ठीक है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इनडायरेक्ट सोर्स हुआ ना, क्योंकि हम टेम्परेचर देख के ये ओके कि टेम्परेचर से ये चेंज हो रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, ठीक है। एक्स चेंज से वाई चेंज हमें जी चेंज पता चल रहा है, ओके। देन आते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स आपको आगे यूनिवर्स आप देखेंगे जब देखना, ओके। तो मीटियोर्स एग्जैक्टली अर्थ का पार्ट नहीं बोलेंगे आप, बट ये ऐसा होगा कि जो मीटियोर की प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ मटेरियल ऑन अर्थ। तो हम मीटियोर की स्टडी करके भी अर्थ के इंटीरियर को जान सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। देखो आपने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज, पोल्स पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम विंड वगैरह पढ़ रहे होंगे, उनका डायरेक्शन, ठीक है, जब वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो दैट इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न अभी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, ठीक है। तो उससे भी हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पता चलता है कि ठीक है इस एरिया में ये सेगमेंट, ये इंटीरियर में ये फीचर्स है, उस एरिया में ये इंटीरियर है, ठीक है। तो इससे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो आपको सोर्सेज पता चल गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। अगर आप सेम आप बुक में जाके रेफर करेंगे तो when you will read it you will come to know कि ओके ये प्रोजेक्ट मतलब ये सोर्सेज इस तरीके से प्रेजेंट किए गए। नेक्स्ट देखो मेन चीज आती है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि यही हमारा इंटीरियर है। तो जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाते हैं तो अर्थ को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहाँ रहते हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है हम क्रस्ट पे रहते हैं, ओके। उसको भी छोड़ दो, ठीक है, एक फाइनाइट डेफिनेशन बनाओ मत किसी चीज की, बट अभी एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम आप याद रखो हम कोर से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीरियर से, ठीक है। कोर क्या है, डेप्थ में आप 2900 किलोमीटर अंदर जाएंगे सॉरी आई रिपीट, डेप्थ में आप 2900 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो देयर कम्स योर कोर। कोर तक पहुंचते नहीं है, ठीक है। कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है। हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर, ठीक है। इनर कोर जो है वो आपकी सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर आपकी लिक्विड स्टेट में, और ये निकल और आयरन से बना हुआ था, तो इसलिए हम कोर को निफे लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जो अब कोर की एग्जिस्टेंस कैसे पता चली कि ये 2900 किलोमीटर अंदर है, वो कैसे पता चली कि जो अर्थक्वेक वेव की वेलोसिटी थी ना, जो चेंज हो रही थी मैटर के साथ साथ, समझ रहे हो, जो मीडियम के साथ चेंज हो रही थी, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि कोर जो है वो ऑलमोस्ट 2900, देखो एग्जैक्ट फिगर तो होता नहीं है कि नहीं 2900 है तो वहां से कोर स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऐसे कोई लोकेशन तो है नहीं ना कि राजस्थान के इस किलोमीटर के बाद आपका यूपी स्टार्ट हो जाएगा या वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोर के बाद आता है आपका मेंटल, जो एक सेकेंड लेयर है। ये बेसिकली वो लेयर है जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी से एक्सटैंड होके 2900 किलोमीटर जो हमने बोला था ना, उससे ऊपर से मतलब एक बाहर की तरफ चलेंगे मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक, तो दैट विल बी योर मेंटल। और उसके अपर पोर्शन को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है वीक, क्योंकि जब वॉल्केनो फटता है तो वो अपना जो वे बनाता है वो एस्थेनोस्फेयर से ही बनाता है, और वो उसको चीरता हुआ ऊपर आ जाता है, ठीक है, अप टू 400 किलोमीटर्स, ऑलराइट। और ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है, मैंने बोला finds its way to the surface during volcanic eruption। और अब देखो मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रस्ट के बाद जो भी इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, दैट इज मोहो डिस्कंटिन्यूटी तक
दैट इज व्हाट, दैट इज मेंटल। ओके, अब क्रस्ट पे आ जाओ। क्रस्ट क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये सॉलिड पार्ट है सबसे पहले और ब्रिटल है नेचर में, ठीक है। और थिकनेस जो है ना ये वेरी करेगी दो टाइप में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी थिनर है एज कंपेयर टू योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक है, ओशनिक क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है 30 किलोमीटर। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर है माउंटेनियस एरिया में। ऑलमोस्ट आप जब हिमालयन सिस्टम देखोगे ना वहां पे 70 किलोमीटर थिक मिलेगी आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारी लिविंग कहाँ पे है, तो जो क्रस्ट और जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का वो बनाता है लिथोस्फीयर। थिकनेस आप 10 से 200 किलोमीटर तक ले लो, और जो लोअर मेंटल है वो एग्जेनोस्फीयर तक एक्सटेंड होता है। दिस इज सॉलिड स्टेट। अब सुनो, जो ये एनसीईआरटी में दे रखा है दिस, ठीक है। जब हम ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, अभी ही सब कुछ आप ग्रास्प करने की कोशिश मत करो, रीजन बीइंग कि बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। आप जब ये बेसिक समझ जाएंगे, आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम एक ज्योग्राफी सीरीज के साथ आएंगे। ज्योग्राफी सीरीज में ये टॉपिक एंटायरली अपने आप में एक चैप्टर होगा, एक यूनिट होगी, जिसमें वील बी रीडिंग अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। हम पीएचडी नहीं करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यूपीएससी स्टैंडर्ड्स एंड वंश आईएएस के जो आप टेस्ट सीरीज देखते हैं, जो हमारा पेड कोर्सेज का पार्ट है, उसमें हम स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझ आया ये कोड, मेंटल एंड क्रस्ट? एक बार पॉज करिएगा एंड रीड इट, ठीक है। द बेस्ट वे विल बी कि अपने अगर ये स्लाइड सुन ली है पॉज करिए और रीड करिए, सिंपल। और अगर ऐसे भी नहीं बन रहा है तो उस पार्ट ऑफ चैप्टर को यहाँ से सुन लो, समझ लो, और सेम उसी वक्त पॉज करके आप बुक खोल के पढ़ लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, मैंने जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोली, मैंने क्या बोला, हमारे पेड कोर्सेज में जो हम वीडियो लाएंगे, पेड कोर्सेज नहीं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो यहाँ पे जो हम ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप वाइफ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें भी, तो उसमें हम डिस्कंटिन्यूटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है, तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट, एग्जेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब देखो ऊपर आपको एक चीज दिख रही है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, तो वील रीड एवरीथिंग। एग्जेनोस्फीयर को आपने वीक पोर्शन बोला, ठीक है, क्यों, प्लास्टिसिटी लेवल देखो, ठीक है। तो वील डू एवरीथिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक। देखो, ये जीआईएफ पे ध्यान दो एक बारी के लिए। आपने देखा कि यहाँ से ये जो सर्कल्स हैं आप देख रहे हैं, ये एक्सपैंड होते गए हैं बाहर। ये बेसिकली क्या है, ये आप इसको अभी एनर्जी मान के चलो, ठीक है। ये एनर्जी है वो ऐसे स्प्रेड हुई है बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो, अभी ये पॉइंट्स को आप भूल जाना, इसको भी भूल जाना, आप इसको एक ब्लॉक लेके चलो, ठीक है। ये एक कंप्लीट ब्लॉक लेके चलो, इसको यहाँ पे टिल्ट भी नहीं, इसको ऊपर शिफ्ट करके कंप्लीट आप इसको एक ब्लॉक लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कट लगा हुआ है, मैं बहुत बेसिक सेंस में समझा रही हूँ, ठीक है। कट लगा हुआ है, आप या बोल दो ब्रेक हुई हुई है यहाँ से रॉक। अब वो ब्रेक हुई हुई है, उस ब्रेक को ही हम बोलते हैं फॉल्ट इन रॉक, मतलब एक शार्प ब्रेक है। क्या है रॉक में? शार्प ब्रेक है। अब यहाँ पे जब ब्रेक हो चुका है तो ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन ईयर्स तो नहीं बोलूंगी, आफ्टर ईयर्स, ठीक है, वो चीज कुछ ना कुछ इफेक्ट देगी। अब वो इफेक्ट क्या होगा, ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर, या तो ये मूव करेगा इधर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। वो आप इतना डीप में मत जाओ, अभी एनसीईआरटी लेवल पे रहो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। यहाँ पे एक फॉल्ट जनरेट हुआ, ठीक है। अब फॉल्ट जनरेट हुआ है तो ऑफ कोर्स सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पे ये लेयर सेक्शन है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, पता है इतनी बात तो। अब वो जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, बट ये यहाँ पे जो फॉल्ट आया हुआ है इस लाइन पे, ये जो फॉल्ट आया हुआ है ये क्या करेगा, आपके फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। अब जब इसने फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया तो ये डिफॉर्मेशन कॉज करेगा, और इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ से इवेंचुअली
इवेंचुअली यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जिस पॉइंट से रिलीज होगी उसको हमने बोल दिया फोकस। ठीक है, यहाँ फोकस से एनर्जी रिलीज होते हुए क्या करेगी, पूरे डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी। अब वो ट्रैवल करके, फोकस गाइस, ओके, ट्रैवल करके वो जहां पे सबसे पहले पहुंचेगी वो होगा आपका एपिसेंटर। ठीक है, अब एपिसेंटर पहुंचने के बाद यहां से हम क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। आप ये बोल सकते, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक मेजरमेंट है ना, अभी इतना ही याद रखो। तो यहाँ पे क्या होना, वो रिकॉर्ड होना चालू कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझी। तो अब समझो, फोकस इज द पॉइंट जहां पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एपिसेंटर इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस, एंड पॉइंट एंड सरफेस बोल सकते हो या फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। समझ आया? एंड दिस इज अबाउट अर्थक्वेक का प्रोसेस, फोकस, एपिसेंटर, फॉल्ट। ये 3 वर्ड याद रखना फॉर नाउ। और अर्थक्वेक आपको पता ही है, शेकिंग ऑफ अर्थ और एक नेचुरल इवेंट है, और एनर्जी रिलीज होना है। एनर्जी मैंने बता दिया क्यों रिलीज हुई है, फॉल्ट हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है, इवेंचुअली वो फ्रिक्शन फोर्स को लॉक कर देता है। फ्रिक्शन क्या है, ट्राई करेगा, उसके ऊपर वाला जो स्ट्राटा होगा ना, स्ट्राटा वर्ड हम यहाँ पे लेयर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। पॉज द वीडियो, रीड दिस ब्लॉग एंड अंडरस्टैंड इट। जैसे आपने GIF देखा होगा, यहाँ से ना ये निकलते हुए एनर्जी बाहर की तरफ गई। ठीक है, ये बाहर की तरफ गई तो उससे ही सारा अर्थक्वेक का आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो, सिस्मिक वेव रेडिएट फ्रॉम फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट देखो। अब जो हमने ये बोला ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ऑफकोर्स ये वेव्स की फॉर्म में हो रही है। अब जो वेव्स हैं ये भी अलग अलग टाइप की होती है, कुछ चलेगी यहाँ पे, कुछ चलेगी यहाँ पे। ठीक है, सरफेस पे देखो। अब अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली 2 टाइप की होती है, बॉडी और सरफेस। बॉडी वेव क्या होती है, जब ये फोकस से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फोकस से स्टार्ट होते हुए ये बॉडी वेव्स ट्रैवल करिए, और जैसे ही सरफेस पे पहुंची तो इस सरफेस की वेव्स के साथ मिलके ये सरफेस वेव्स बन गई। ठीक है, देखो आगे डायरेक्शन में ट्रैवल करके, मैंने क्या बोला, वो सरफेस बॉडी वेव जो है वो सरफेस वेव से इंटरेक्ट करके क्या कर देगी, न्यू सेट ऑफ वेव जनरेट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे मटेरियल अलग अलग डेंसिटी का होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी क्या चेंज होती जाएगी, वेलोसिटी। जितना ज्यादा मटेरियल डेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी हायर होगी। ठीक है, और अब जैसे इनका डायरेक्शन चेंज होगा, मैटर चेंज होगा, तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी करेगी। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव। नेक्स्ट देखो, बॉडी वेव जो हम ये बोल रहे हैं ना, ये 2 टाइप की होती है, पी वेव और एस वेव। इनका डिफरेंशिएशन आता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पी वेव प्राइमरी वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव। पहले पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। फर्स्ट टू अराइव, अराइव विद अ टाइम लैग। ठीक है, जल्दी चलती है थोड़ा, एंड इट टेक्स टाइम। दिस इज मोर लाइक साउंड वेव की जैसी, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल लेती है। दिस ओनली ट्रैवल्स इन सॉलिड मटेरियल। अब ये सॉलिड में ट्रैवल करती है तो बाकी कहाँ जाती है, बाकी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, रिफ्रैक्शन भी क्रिएट करती है। उससे आप आगे देखोगे कि बहुत सारे इसके कारण आगे और भी प्रोसेसेस हुए हैं। अब देखो, सॉरी, द वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स। अब मैंने क्या बोला, जो ये वेरिएशंस करती है ना, वो सिस्मोग्राफ में लास्ट में रिकॉर्ड हो पाती है सरफेस वेव, क्योंकि टाइम लैग के बाद स्टार्ट होती है पहली बार। पर ध्यान रखना, यही वेव्स वो है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों होती है, सुनो, कोलैप्स भी हो जाते हैं इससे स्ट्रक्चर। प्राइमरी वेव से आप नहीं सुनेंगे कि उससे ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, इनसे हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सॉलिड्स पे चलती है, अब वो एनर्जी कहीं तो रिलीज करेगी मैटर चेंज करने में, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, डिस्प्लेस करती है रॉक्स को। तो एस वेव्स, पता चल गया इनका डिफरेंस आता है। वही अगेन पॉज करो, स्लाइड को रीड करो, 2 कॉलम्स बनाओ, एक में पी वेव के बारे में छोटा छोटा कीवर्ड्स लिखो, एक में एस वेव के बारे में लिखो। गाइस, अगर आपको ये लगता है कि हम एडवांस बुक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी उससे ही पढ़ेंगे, बिलीव मी, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी अच्छे से करिए, यू विल बी एबल टू डील द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू डील। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोपोगेशन। अब जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये फास्टर आ जाती है, ये टाइम लैग के साथ आती है एस वेव। अभी प्रोपोगेट कैसे करती है, प्रोपोगेट मतलब चलती कैसे है, ठीक है, ट्रैवल कैसे करती है, मूव कैसे करती है। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये एस वेव्स तो गई ऐसे, ठीक है,
और पी वेव गई है आपके स्ट्रेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो ये एस वेव है ना, ये परपेंडिकुलर चलती है, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, समझते हो? परपेंडिकुलर किसके, ये जो वर्टिकल प्लेन है ना वेव डायरेक्शन का, ये प्लेन होगा, ये वेव डायरेक्शन है, ये उसका प्लेन होगा, ठीक है? तो उसके क्या चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। तो ये क्या बनाती है, जो आप वेव देख रहे हो ना, इनको ट्रफ्स एंड क्रेस्ट बोलते हैं, मटेरियल, इन द मटेरियल, ठीक है? जिससे भी पास होती है तो वहां पे ट्रफ्स एंड क्रेस्ट बनाती है। और जो अपनी पी वेव है ना, ये चलती है डायरेक्शन ऑफ वेव में, पैरेलल चलती है उसके। ये तो 90 डिग्री टू द वर्टिकल ऑफ द प्लेन, ये चलती है उसके पैरेलल। समझ आया? तो दिस इज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव। और एक चीज मान के चलो, सरफेस वेव इसीलिए ज्यादा डैमेजिंग वेव्स है क्योंकि ट्रफ्स एंड क्रेस्ट बना के चल रहे हैं, ऊपर से 90 डिग्री वर्टिकल सॉरी परपेंडिकुलर और चल रही है वर्टिकुलर फ्रंट के। तो आपको पता चल गया पी वेव लेस डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि पैरेलल चल रही है, ठीक है? स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग भी होता है, बट डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। डेंसर द मटेरियल, हायर द वेलोसिटी, ठीक है? प्रोपोगेशन से ये जो डिफरेंस आप पढ़ के आए हो ना यहाँ पे, इसमें प्रोपोगेशन का भी पॉइंट डाल देना आप, ठीक है? तो जो आप कॉलम बनाएंगे, दो आई होप बनाएंगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप उनका एक डिफरेंशिएशन बना के फटाफट से वन वन पॉइंट्स में, तो हम कनेक्ट भी कर पाएंगे इस बहाने, ठीक है? आपको याद भी हो जाएगी चीज, जितना लिखेंगे ना आप लोग, बिलीव मी याद होती है चीजें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, शैडो जोन। जोन जो मैं ये बात कर रही थी ना कि ये दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, इसके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला था कि इम्प्लीकेशन होते हैं। अब वो इम्प्लीकेशन क्या है, यही ये शैडो जोन क्रिएट कर देता है। शैडो जोन होता क्या है सुनो, शैडो जोन वो जोन है, बहुत बेसिक एकदम जनरल लेवल पे सुनो। शैडो जोन वो जोन है जहां पे वेव्स पहुंच ही नहीं पाती हैं, या फिर जहां पे वेव सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं होती। या तो मैं आपको पहले ही बता दूं सिस्मोग्राफ क्या है। सिस्मोग्राफ, यहाँ देखो, स्केल्स नहीं, सिस्मोग्राफ इज अ डिवाइस टू मेजर दिस अर्थक्वेक्स, ठीक है? आगे हम स्केल्स भी पढ़ेंगे तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे पॉइंट से, सुन लो। शैडो जोन क्या होता है, अब आप ये देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे फिगर पे ही आ जाओ सबसे पहले। आप इसमें देखो, ये पी वेव का है शैडो जोन, ये एस वेव का। शैडो जोन क्या होता है, छुपा हुआ, है ना? छाया वाला, तो जहां पे पी वेव की छाया नहीं बनी, ठीक है? छाया से मतलब पी वेव आ नहीं पाई, वो ये वाला सेक्शन है। इसमें तो पूरा 105 के बाद कुछ भी नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पी वेव का शैडो जोन है स्मॉलर देन एस वेव का शैडो जोन, ठीक है? पी वेव शैडो जोन कहां से कहां बना रही है, 105 से 145, 105 से 145 डिग्री। अभी होता क्या है शैडो जोन, सुनो, वो जोन जहां पे सिस्मोग्राफ में आपकी ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई है वेव। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई है, सिंपल सा है, पी वेव तीनों से ट्रैवल करती है, ये एक से नहीं करती। अब यहाँ पे ट्रैवल करके वो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रही है ना, उसको जैसे जैसे पाथ मिला वो ट्रैवल कर गई, जरूरी नहीं है ना ऐसे घूम घूम के ही आए। वो स्ट्रेट पाथ मिला वो ट्रैवल कर गई अपने अपने डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो तीनों से ट्रैवल कर रही है तो वो कहीं से भी कर सकती है, ठीक है? तो सॉलिड लिक्विड गैस से तीनों निकल रही है, तीनों निकल रही है, एसपी वेव निकल रही है, सॉलिड से ही निकल रही है। तो 105 से 145 डिग्री का होता है शैडो जोन पी वेव का। 105 के डिग्री के बाद तो एस वेव का शैडो जोन होता है, और ये सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड ही नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पढ़ो, देखो, earthquake wave get recorded in seismograph located at far off location, बहुत दूर लोकेशन पे होते हैं। और कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ पे वेव रिकॉर्ड होती नहीं, जैसे मैंने बताया वो उसमें रिकॉर्ड, और उनको ही क्या बोलते हैं, शैडो जोन, ठीक है? और आप जब इनकी स्टडी करते हैं ना वेरियस शैडो जोन की, तब आपको पता चला अच्छा कि एस वेव तो ट्रैवल ही नहीं करती है लिक्विड और गैस से, ठीक है? अब देखो 105 फ्रॉम द एपिसेंटर में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एपिसेंटर इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिकॉर्ड टू बी वे फ्रॉम वेयर, जहां से आपकी रिकॉर्ड होती है वेव सिस्मोग्राफ में। एपिसेंटर बताया था, फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, हाइपोसेंटर वाला, फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं ना। तो जोन बिटवीन 105 एंड 145 का एपिसेंटर, वो एपिसेंटर उसको किसका शैडो जोन बोला गया, पी वेव का। एंड दी जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव, तो ये किसका आपका वो हो गया, शैडो जोन एस वेव का। ये लाइन भी पढ़ लो एक बार, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट
बट इट इज ये जाना केवल बड़ा ही नहीं है, बट इट इज ऑल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ अर्थ सरफेस, 40% है अर्थ सरफेस का, ठीक है। दिस इज इमर्ज। अब देखो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पढ़ो, 5 टाइप के देखो, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन, रिजर्वोयर इंड्यूस। आई थिंक आपको नाम पढ़ते ही समझ आ गया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है हम फिर भी कर लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये सब आप पढ़ेंगे जब हम आपको आगे अभी वॉल्केनोज भी पढ़ाऊंगी, बट इस लेक्चर में नहीं, हम उसे अलग लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक के साथ वोल्केनो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, जिससे आपका प्राइम फोकस अर्थक्वेक पे रहे और इंटीरियर पे रहे। अर्थक्वेक एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझिए। आपने अगर इसके पी वेव एस वेव का एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन ले लिया ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब इस पे आ जाओ पहले, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है ये आपको पता है, नीचे लेयर्स हैं, पढ़ोगे आप ये, ठीक है, वो मूव करती हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। जब दो चीजें अलग टाइप की है ना, वो एडजस्ट तो होगी नहीं, देखो एक साथ, तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये याद रख लो कि जो टेक्टोनिक स्लाइडिंग ऑफ रॉक से जो अर्थक्वेक हो रहा है वो होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट देखो वोल्केनोज से, वोल्केनोज मैंने बताया एक स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक है जिसे वोल्केनो अर्थक्वेक बोलते हैं। दे आर कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ एक्टिव वोल्केनो, तो जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो वाला एरिया होगा वहां पे आपको वोल्केनो अर्थक्वेक फील होंगे। अब नेक्स्ट देखो माइनर अर्थक्वेक ट्रेमर्स होते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, जब इंटेंस माइनिंग होती है ना, तो वो जो अपर मटेरियल रूफ्स अंडरग्राउंड गिर जाती है ना, उनसे माइन कोलैप्स होती है, तो उससे भी आपकी अर्थ शेक करती है, तो दैट इज ऑल्सो कोलैप्स अर्थक्वेक। नेक्स्ट होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जब आप केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन करते हैं तो उससे ग्राउंड शेक होता है, धरती हिलती है उससे, तो उस ट्रैमर को भी हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। ट्रैमर को आप बोल सकते हो झटके जो हमें फील होते हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिजर्वॉयर वाला, रिजर्वॉयर इंड्यूस मतलब रिजर्वॉयर के बाहर से जो आपके आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेजरिंग अर्थक्वेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की स्केल है अपने पास, रिचर स्केल और मर्कैली। रिचर स्केल की वैल्यू होती है 0 to 10 और मर्कैली की होती है 1 to 12। अब ये होता क्या, देखो एक कैलकुलेट करता है मैग्नीट्यूड, एक कैलकुलेट करता है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, रिलेट्स टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, कि आपकी एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो 0 से 10 के मेजर में आपको दे देगा, कौन, रिचर स्केल। हमने मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है। और जो मर्कैली स्केल है ये एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया है, ये 1 to 12 में करता है। ये बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, इंटेंसिटी स्केल देखता है, ठीक है, इंटेंसिटी देखता है। बट ये डिवाइड किस बेसिस पे हुआ है गाइस, आपके मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द शॉक को देखते हुए हमने इनको डिसाइड किया है, डिवाइड किया है, ओके। तो टाइप्स पढ़िएगा, मेजरिंग अर्थक्वेक वाला टॉपिक पढ़िएगा। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक देखो, कुछ होते हैं लैंडफॉर्म्स पे, कुछ होते हैं आपके एक आप किसी भी कैटेगराइजेशन में ले सकते हो, ठीक है। देखो डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट जो लैंड फॉर्म पे होता है ना, बेसिकली लैंड एंड मडस्लाइड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ये लैंड फॉर्म को इफेक्ट कर रहा है ज्यादातर। तो देखो हमने क्या देखा, अर्थक्वेक्स को आपने देखा होगा कि लैंड फॉर्म्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो ये जो आप 4-5 देखो ऊपर के एवलांचेस, ग्राउंड लर्चिंग, ये सारे लैंड फॉर्म को ही तो डिस्टर्ब करते हैं। एस वेव जो आपके डिस्प्लेसमेंट कर देती है, आपके बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर रही है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो रहा है, आपका अच्छा खासे खेत बर्बाद हो रहे हैं, ग्राउंड लर्चिंग हो रही है, मतलब वो एक लेयर ऑफ जमीन ही खिसक गई, ठीक है, फट गई, जो भी होता है हम पढ़ेंगे, पता है इसका टेक्निकल टर्म से लेकर हम सब कुछ पढ़ेंगे। पर पहले एनसीईआरटी पूरी कर लो, उससे पहले इसका रिस्पॉन्स अच्छा दो, जो हम ज्योग्राफी के टॉपिक स्पेसिफिक, प्रॉपर टॉपिक स्पेसिफिक, हम ओशनोग्राफी ये सब करके हम अच्छे अच्छे से ऐसे ब्लॉक वाइज हम आपके लिए वीडियोस ला सके, ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है। देखो नेक्स्ट देखो फ्लड फ्रॉम डैम, लेवी फेलियर्स, लेवीज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होती हैं लेवीज, जब हम वो पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड ऑल की आपके ग्राउंड वाटर से क्या बनता है, रॉक से क्या बन रहा है, आइस से क्या, बर्फ से क्या बन रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फायर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी, सुनामी भी अपने आप में टॉपिक है, हम देखेंगे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का फोर्स कैसे काम करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक का कुछ भी नहीं था, एक टॉपिक दिया हुआ था, तो क्यों ही मिस करें हम कोई चीज जब हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो देखो अर्थक्वेक आपको पता है एक नेचुरल हजार्ड है, ठीक है,
और अगर हाई मैग्नीट्यूड के ट्रैमर्स होते हैं ना, तो वो हाई डैमेज देते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक क्यों मैटर करती है? बेटर है अगर हल्के हल्के हमें ट्रैमर्स फील होते रहे तो, क्योंकि अगर एक साथ एक हेवी ट्रैमर फील होगा ना, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर एकदम छोटे छोटे से ट्रैमर्स फील हो रहे हैं तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऐसा है कि अगर बहुत एक लंबे टाइम के बाद बहुत एक हैवी ट्रेमर आया है तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट से फील हो रहे हैं तो दैट विल बी लेस डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। वही फोकस एपिसेंटर वाला कंसेप्ट है। ठीक है, सो गाइस, हैव वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो। चैप्टर का एंड नहीं है, चैप्टर में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज वोल्केनोस। वो मैं पढ़ाऊंगी, वो मैं चैप्टर 4 में इसलिए पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि आप अर्थक्वेक से उसे मर्ज ना करो। ऑल्दो सिर्फ दो एक स्लाइड का ही टॉपिक है वो, एक दो स्लाइड का, ठीक है, बट ट्राई करना उसको अलग ही पढ़ो। जरूरी नहीं है अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक दिए हुए तो 10 एक साथ ही पढ़े जाए। ठीक है, चीजों को बाइफिकेट करना सीखो सबसे पहले। ठीक है, एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जैसा रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है। वाइश सर ने आप लोगों की डिमांड पे अपने पेड कोर्सेज को यूट्यूब पे भी ले आए वो, कि नहीं, स्टूडेंट्स बेनिफिट इज हिज प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे पहले ही सीज द स्टूडेंट्स। उन्होंने बस आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने का रीजन ये भी है कि वाइश आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देती है कि आप अगर ये फ्री लेक्चर्स देके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी एबल टू सेट अ गुड स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ। बिलीव मी, यू विल बी एबल। आप अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, क्योंकि उसमें आपको माइंड मैप्स मिलते हैं, टाइम सेविंग माइंड मैप्स आपको वाइफ सर प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई चीज आपको विद एफर्ट्स मिल रही है, यूट्यूब पे गुड कंटेंट मिल रहा है मुझसे, ठीक है, आप देख सकते हैं खुद ही, बल्कि आप खुद एनालाइज करिए कि आपको कौन से कंटेंट पे रहना है, क्यों नहीं रहना है। ठीक है, और क्यों कोई इतना एफर्ट लगा रहा है, बिकॉज वाइफ सर इज समबडी जो आपको एक गुड सर्व देना चाहते हैं। ठीक है, एंड ट्राई करिए कि आप टेस्ट सीरीज का एक बार शेड्यूल ही देख लें। शेड्यूल देख के आपको लिटरली पता चल जाएगा कि ठीक है, दिस इज द प्रिपरेशन मोड फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, वो आपको 0 से उठाएंगे 100 पे ले जाएंगे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको जो माइंड मैप्स मिलेंगे उनकी इंपॉर्टेंस आपको एंड ऑफ दी ईयर में, जब आपका टेस्ट पास में होगा तब रियलाइज होगी। बिकॉज जो माइंड मैप्स होंगे वो ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज से इतना याद हो चुके होंगे, आपके इतना ऑन टिप्स हो चुके हैं कि वो माइंड मैप्स आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देंगे, ऑल्दो वो बहुत क्वालिटी मटेरियल है। तो आप डायरेक्टली एक बार वाइस सर से कॉन्टैक्ट करिए, मेंटरशिप लीजिए, और इसी सब्जेक्ट के जैसे बाकी प्लेलिस्ट भी है तो उनको भी चेक करिए आप एक बार। यू जस्ट स्क्रॉल द चैनल, आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि एटलीस्ट अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी भी है इधर ट्रैवलिंग में, जैसे भी आपको जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है या जिस भी मोमेंट में आप पढ़ रहे हैं, बट जस्ट गो थ्रू द वीडियो, जस्ट गो थ्रू द वीडियो। इफ यू आर नॉट इवन स्टडिंग ना, यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो, यू विल कम टू नो। देन ये वीडियो सुनने के बाद आप अपनी बुक पे जाइए, यू विल फाइंड इट सो इजी कि वो एक स्टोरी रीडिंग के जैसे आपको टाइम ही नहीं लगना है। So this is it for today, guys. I hope you like the video, and please like, share and subscribe to the channel. And yes, comment section में जरूर बताइए आप क्या changes चाहते हैं मुझसे, and how you like the video. And that's it for today. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, and keep studying. Thank you so much. Bye bye.